जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका मेजर कलशी के YouTube चैनल पर। आई एम डॉक्टर गौरव अग्रवाल, एकेडमिक हेड मेजर कलशी क्लासेस। आज मैं और मेरी टीम आपके सामने मौजूद हैं कमिंग 10 अप्रैल 2022 को होने वाले एनडीए एग्जाम में आपकी सफलता की प्रतिशतता को बढ़ाने के लिए और आपको यह आश्वासन देने के लिए, आपको यह बात समझाने के लिए कि भले ही कोरोना का डर आपके दिमाग को प्रभावित कर रहा हो, लेकिन यदि आप हमारे पास आते हैं तो हम ना केवल आपके इस डर को खत्म करेंगे बल्कि आपके सिलेक्शन की संभावनाओं को गारंटी की सीमा तक ले जाएंगे। आज के इस पैनल डिस्कशन में मेरे साथ मेरी टीम में मैथ के एक्सपर्ट विजय सर मौजूद हैं, फिजिक्स के लिए आरपी सर हमारे पास हैं, इंग्लिश के लिए अजय सर हमारे साथ हैं, हिस्ट्री पॉलिटी के लिए अभिषेक सर हमारे पास हैं, जियोग्राफी इकोनॉमिक्स के लिए करंट अफेयर वाले पोर्शन के लिए भी जयन सर हमारे पास हैं, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी वाले सेक्शन के लिए ज्योति मैम हमारे साथ हैं। तो आज हमारे ये दिग्गजों की टीम आपको गाइड करेगी इस बात के लिए कि कैसे आप 10 अप्रैल वाले अपने एग्जाम के लिए अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं और कैसे मेजर कलशी क्लासेस आपकी सफलता में आपका सहभागी बनने के लिए न केवल उत्सुक है बल्कि वेल प्रिपेयर्ड भी। अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कलशी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, डाउट काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कलशी क्लासेस के साथ। आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696333333 पर और विजिट करें www.majorkalshiclasses.com पर। लिहाजा भूमिका के समय को ज़्यादा न लेते हुए हम चलते हैं सीधे अपने मैथ्स के एक्सपर्ट विजय सर के पास, जो 900 नंबर के एनडीए में से 300 नंबर का लॉयंस शेयर ले लेता है। आफ्टर ऑल एनडीए एक लो स्कोरिंग एग्जाम है। 900 नंबर में से 300 नंबर का मैथमेटिक्स एक बहुत बड़ा महत्व रखता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा डराता भी है। इसके लिए विजय सर आपको बताएंगे हमारे 3 महीने के बैचेस, मतलब सुपर प्रीमियम बैचेस, किस तरीके से आपकी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि विजय सर के मार्गदर्शन में उस 3 महीने के सुपर प्रीमियम बैच में जो 8 पीरियड डेली पढ़ाए जाते हैं उसमें से मैथ के 2 पीरियड चलते हैं। विजय सर बताएं कैसे बच्चों की हेल्प करेगा आपका सुपर प्रीमियम बैच। जैन सर, मैं ये आपको बोल रहा था बच्चों, जैसे कि हमारा जो मैथ्स का पोर्शन होता है इसमें 120 क्वेश्चंस आते हैं और आपके पास जो टाइम होता है वो आपका 150 मिनट, इट मीन्स 2 आवर 30 मिनट्स। तो हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, अगर हम लोग बात करें अलजेब्रा सेक्शन की, तो अलजेब्रा से आपका लगभग 50% क्वेश्चंस आपके कवर हो जाते हैं। और अगर आपने किसी भी नेगेटिव मार्किंग एग्ज़ाम में 50% क्वेश्चन करेक्ट किया तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपीएससी के गाइडलाइंस के थ्रू 10 अप्रैल को आप लोगों का एग्ज़ाम होना है और इसी के मद्देनज़र हमारी जो यहाँ पे टीम है और हमारा जो संस्थान है मेजर कलशी क्लासेस आप सभी लोगों के लिए 3 मंथ के लिए लेकर के आ रहा है सुपर प्रीमियम बैच, और जिनमें आपको फोकस रखा जाएगा खास करके सबसे पहले उन टॉपिक्स को या उन सिलेबस को जो आपके सिलेक्शन में 100% आपकी गारंटी देते हैं। जैसा कि पिछले 5 वर्षों की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो हमारे पास जो आपका अलजेब्रा पोर्शन है मेनली अगर हम लोग बात करें तो औसतन 50 to 60 क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो एक मेजर रोल प्ले करता है। और हमारे यहाँ इस समय जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं बच्चों, वो आपके मद्देनज़र रखी गई हैं और पर डे 7 लेक्चर्स चलेंगे, जिसमें मैथ्स का 2 लेक्चर्स होगा, राइट है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो हमारे पास वेक्टर्स, 3D स्टैटिस्टिक्स, इसको हमने एक कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है और जिसमें आपका 15 से 24 क्वेश्चन के बीच में आते हैं। और नेक्स्ट की बात करें तो हमारे पास डिफरेंशियल कैलकुलस है, जो कि हमारे यहाँ बेहतरीन टीचर आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आप इन सारे टॉपिक को कवर करने के बाद आपकी जो मेहनत है वो आपकी सफलता में ज़रूर रंग लाएगी। विजय सर एक बात पर गाइड करें, जैसा कि एग्जाम के लिए केवल 3 महीने का समय बचा है। अब मान लीजिए कैंडिडेट ऐसा है जिसने अब से पहले बहुत ज़्यादा सीरियसली ध्यान नहीं दिया है। अब तो भाई एनडीए का नोटिफिकेशन भी आ चुका है और 22 दिसंबर से इसके फॉर्म भरे भी जा रहे हैं, जो कि 11 जनवरी तक भरे जाएंगे। तो यदि बच्चा अब फॉर्म भर रहा है, अब अप्लाई कर रहा है, अब से पहले उसकी प्रिपरेशन नहीं है और ये वो आपके पास आता है, तो क्या 3 महीने में उसके मैथ को इतना
किया जा सकता है कि वो 10 अप्रैल वाले एग्जाम में सफल हो पाए? जी सर, बिल्कुल। इसी के मद्देनजर मेजर कल सी क्लासेस जो है बच्चों, वो आपका पर डे 7 लेक्चर, और उस 7 लेक्चर में आपका 2 लेक्चर मैथ्स का होगा। प्लस अगर हम लोग बात करें तो डाउट काउंटर्स अप्रॉक्स, अगर हम लोग बात करें, मैथ्स फैकल्टी अपने पास इतनी सारी हैं कि आपको किसी भी सेक्शन में कहीं से वीक नहीं होगा। अगर आप बच्चों मेहनत कर दोगे, सिर्फ 3 महीने, बोलते हैं ना डू आर डाई, करो या मरो, अगर 3 महीने आपने सिर्फ मेहनत कर दिया अच्छे से बच्चों, तो आपका सिलेक्शन श्योर है एनडीए में। थैंक यू सर, थैंक यू विजय सर। अब हम चलते हैं अपने फिजिक्स के एक्सपर्ट आरपी सर के पास। फिजिक्स जिसकी की रेंज 24 क्वेश्चन से लेकर 26 क्वेश्चन तक होती है, लगभग 100 नंबर का कंट्रीब्यूशन के लिए फिजिक्स दे देती है। फिजिक्स किस तरीके से आपके सिलेक्शन में आपकी हेल्प कर सकती है और कैसे मेजर कल्ची क्लासेस का 3 महीने का सुपर प्रीमियम बैच आपकी फिजिक्स की नॉलेज को एनहेंस करेगा, ये बात आरपी सर से जानते हैं। आरपी सर। जय हिंद बच्चों। सर सबसे पहले तो अगर हम बात करें सुपर प्रीमियम बैच का उद्देश्य, जैसे अब हमारे पास समय बचा है केवल 3 महीने का, ऑलमोस्ट 3 महीने का समय, तो अगर इन जनरल बात करें सारे सब्जेक्ट की, तो इन जनरल कॉन्सेप्ट लर्निंग ऑफ 2 year सिलेबस इज नॉट पॉसिबल। कॉन्सेप्ट लर्निंग देन यू हैव टू फोकस अ वेरी रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल अप्रोच, यू हैव टू फोकस अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन। वेरी वेरी ट्रू सर। तो ये है बेटा कि हम लोगों को यही करना है कि बहुत अच्छा ये आएगी कैसे चीज़, ये आएगी ऐसे कि भाई हम लोग 10 ईयर का ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे, हमारे पास एक प्रॉपर एजेंडा होना चाहिए। तो प्रॉपर एजेंडा में क्या होना चाहिए कि हमारे पास सिलेबस पता हो, सिलेबस के बाद हमको सिलेबस के अंदर सब टॉपिक्स जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो पता हो, रिसेंट ट्रेंड एनालिसिस पता हो, और उसके बाद क्या है कि हम इसको कैसे कवर करेंगे, उसकी पूरी डेली शेड्यूलिंग हो, डेली मॉनिटरिंग हो। तो अभी 3 महीने का हमारे बैच का जो उद्देश्य है बेटा वो ये है कि भाई हम पूरे सिलेबस के थ्रू तो 3 महीने में नहीं जा सकते, हम अपनी जान भी लगा दें तब भी नहीं जा सकते। तो हम लोगों को उसका अब्सोल्यूट पोर्शन निकाल के लाना है और उसको देखना है कि हम यहाँ पे आने के बाद आपकी कैसी सफलता सुनिश्चित करेंगे कि 3 महीने में हम आपको डेली 7 क्लासेस चलवाएंगे, जिसमें क्या है कि 2 क्लास मैथ की, 2 क्लास फिजिक्स की, और उसके बाद क्या है 1 क्लास इंग्लिश की, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मतलब सारे मेजर सब्जेक्ट्स की क्लासेस। और दूसरी सबसे बड़ी बात, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, बिल्कुल ट्रिक्स के साथ कि हम 3 महीने में कैसे उस चीज़ को कवर करें, ये हम लोगों का पूरा है सर। और अगर पर्टिकुलरली हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में सर ऐसा है कि फिजिक्स में हमारे कुछ गिने चुने टॉपिक्स हैं जिनसे घुमा फिरा के हर बार 80% सिलेबस कवर हो जाता है। और उन टॉपिक्स के नाम बात करें तो टॉपिक्स है जैसे मोशन हो गया सर, लॉज ऑफ मोशन हो गया, और उसके बाद ग्रेविटेशन हो गया, फिर उधर आते हैं हम लोग रे ऑप्टिक्स हो गया, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, साउंड एंड वेव। तो दीज आर द मेजर टॉपिक जिसमें से घुमा फिरा के 80% का सिलेबस हर बार आ जाता है। आरपी सर थोड़ा सा ये बताएं कि बच्चा अगर सेल्फ स्टडी करता है और क्लासरूम में आप उसे पढ़ाते हैं तब उसके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी पर किस तरीके से असर पड़ता है, सेल्फ स्टडी में कैसे उसका टाइम ज़्यादा लगता है? सर इस तरीके से पड़ता है सर कि जैसे अभी हमने बताया कि बच्चे को 3 महीने में सेलेक्ट होना है तो ही शुड हैव अ प्रॉपर एजेंडा। तो अगर वो काम वो खुद से करेगा तो इट विल टेक सो मच ऑफ टाइम, तो वो काम हम करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली सिलेबस तो एनसीईआरटी का पूरा 11th और 12th का होगा। तो जो रिफाइनिंग मैकेनिज्म है कि हम कहाँ से तुमको क्या करना है वो काम हम बताएंगे, तुमको केवल करना है। तो ये सबसे एब्सोल्यूट पोर्शन होगा कि भाई तुम्हारा काम हम कम करेंगे, तुमसे प्रैक्टिस करवाएंगे, और तुम्हारी परफॉर्मेंस, जैसे हम लोग हर 15 दिन में मॉक टेस्ट लेंगे, तो मॉक टेस्ट लेंगे तो उसमें परफॉर्मेंस एनालिसिस होगी, बच्चा कहाँ लैग कर रहा है, उसका वीक, उसका स्कोप ऑफ अपॉर्चुनिटी पता चलेगा। तो उसका क्या है कि कहाँ पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, वहाँ पे हम उसको एम्फेसिस करेंगे, उसको बताएंगे, सिखाएंगे, तो बच्चा फाइनली। सर क्या फिजिक्स में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें कुछ ट्रिकी अप्रोचेस, कुछ शॉर्टकट्स काम करते हैं? सर ऐसा होता है सर, ट्रिक्स जो डेवलप होती हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सपर्टाइज के साथ आता है, एक्सपीरियंस के साथ हम खुद ही सीख जाते हैं। अच्छा, अगर हम बहुत फिजिक्स में ट्रिक बनाएं भी तो हर एक ट्रिक जो होती है एक पर्टिकुलर कंडीशन में लगती है, तो अगर हम ट्रिक से ज़्यादा उस पर्टिकुलर कंडीशन को याद रखना मुश्किल हो जाता है, तो एक बार बेसिक कंसेप्ट के थ्रू जाना ही पड़ता है। बट यहाँ पे सुपर प्रीमियम बैच में क्या हो जाएगा कि बेटा तुमको किस कंसेप्ट से जाना है वही हम बता देंगे तुम्हें, तो वो तुम्हारा काम क्या हो जाएगा, तो उसकी जो पढ़ाई होगी वो शॉर्टकट्स वाली होगी। जी सर। ऑल राइट, थैंक यू आरपी सर।
अब हम चलते हैं इंग्लिश के एक्सपर्ट अजय शुक्ला सर के पास, जो आपका सेकंड पेपर जीएटी के नाम से होता है, जिसमें इन टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं। उसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट इंग्लिश, एक पार्ट जनरल अवेयरनेस। तो जो इंग्लिश वाला पार्ट है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहता है। और इंग्लिश एक ऐसा विषय है जो न केवल रिटन में बल्कि रिटन एग्जाम के बाद होने वाले एसएसबी में भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो अब अजय सर हमको बताएंगे कि एनडीए के एग्जाम में इंग्लिश की प्रिपरेशन को कैसे मजबूत करें, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ बताएंगे ताकि आप बेहतर तरीके से अपनी अप्रोच को डेवलप कर पाएं। अजय सर, अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश जो है बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है एनडीए के एग्ज़ाम में। क्योंकि ये 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो 200 मार्क्स को आपको कवर करता है। अब बात आती है कि आखिर कौन कौन से सेक्शंस हैं या किस तरीके से हम अप्रोच डेवलप करें कि जो हमारे पास 3 महीने बचे हैं उनमें बेहतर तैयारी हो सके। तो अगर हम एनालिसिस की बात करते हैं, जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में अभी तक ट्रेंड जो चल रहा है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो वोकैब सेक्शन है। वोकैब के अलावा जो ग्रामर का रोल है वो बचे हुए जो 10 से 15 क्वेश्चन है, क्योंकि या तो कॉम्प्रहेंशन पूछता है तो मिनिमम कॉम्प्रहेंशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 5 आते हैं। लेकिन पिछले 2 सालों से अगर ट्रेस किया जाए एग्ज़ाम को तो उसमें कॉम्प्रहेंशन पूछा नहीं गया है। लेकिन फिर भी हमें इस बात को नहीं मान के चलना है कि क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो पूछ भी सकता है। तो एक प्रकार से ग्रामर की अगर हम रोल की बात करते हैं तो 10 से 15 क्वेश्चन की ही बात होती है, और वो भी स्पेसिफिक चैप्टर्स होते हैं। अच्छा जैसे ये बताएं, ग्रामर में भी बच्चों के साथ हमेशा एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि जी नंबर ऑफ रूल्स बेहद ज्यादा है। हाँ। कौन सा रूल याद करें, रूल्स कैसे याद करें, हमेशा एक बड़ी चुनौती है। तो केवल 3 महीने के छोटे से पीरियड में अपने लेक्चर में आप ऐसा किस तरीके से पढ़ाएंगे कि बच्चे की प्रिपरेशन फुल्ली हो जाएगी? सर, एक तो होता है कि हमें ज्ञान देना, एक होता है एग्जाम को क्वालिफाई करना। सही बात है, आपको शोधार्थी नहीं बनाना। यस, तो एक होता है कि ज्ञान देना, तो ज्ञान में तो आप कुछ भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ा सकते हैं। लेकिन जब हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ते हैं तो हम किसी टॉपिक के स्पेसिफिक सब टॉपिक्स को ही चूज करते हैं। जैसे अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच एक प्रकार से ग्रामर की आत्मा है, लेकिन उसमें हमें सारे को बहुत ज़्यादा थॉरो रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब बचा किस में हम सबसे ज़्यादा फोकस करें कि सबसे ज़्यादा मार्क्स को हम फेच कर सकें। तो उसमें जैसे प्रीपोजिशन की अगर हम बात सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है। इस बार तो नाउन का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है पिछले कई सालों का रिकॉर्ड देखते हुए, जैसे एडवर्ब की हम बात कर लेते हैं, एडवर्ब में भी कुछ सेक्शन को छोड़ दिया जाए जिसमें से पूछा गया है क्वेश्चन, वो भी इन्वर्जन पे पूछा गया क्वेश्चन, हार्डली स्केर्सली से रिलेटेड हो गया, सेल्डम से रिलेटेड हो गए, तो उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको पूरा एडवर्ब भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रीपोजिशन में अक्सर कंफ्यूजिंग होता है कि प्रीपोजिशन को भी 2 तरीके से हम पढ़ते हैं। एक तो फिक्स प्रीपोजिशन आ जाता है और दूसरा अपने पास रूल बेस्ड हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजिंग होता है, रूल तो हमने पढ़ा दिया, लेकिन अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए 10 क्वेश्चन प्रीपोजिशन के आए तो जो 6 से 7 क्वेश्चन होते हैं वो फिक्स प्रीपोजिशन के होते हैं, रूल बेस्ड केवल 3 ही आते हैं। तो उसको भी हम क्लास में इस तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से, साथ साथ प्रीपोजिशन को तो हम लोग पिक्चराइजेशन के माध्यम से भी समझा सकते हैं। मतलब एक होता है रटना, एक होता है कॉन्सेप्ट समझ लेना। जब हम कोई चीज़ रटते हैं तो अगर उस सर्टेन कंडीशंस को फॉलो नहीं करता है तो हम भूल जाते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि हम पिक्चराइजेशन के माध्यम से कुछ ऐसे एग्जाम्पल को समझाएं ताकि रूल रटना न पड़े, बल्कि वैसे जब अगर क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे दिमाग में सेट हो जाए। अब बात करते हैं वोकैब सेक्शन की। तो वोकैब 25 to 30 यानी एक प्रकार से कह सकते हैं 30 क्वेश्चन के आसपास लगभग आधा पेपर वोकैबुलरी होती है। यस सर। अब उसके पास हमारे पास एक बुक है ये जो काफ़ी मेहनत के साथ बनाई गई है, लेक्सिकन। एक प्रकार से उसमें उन्हीं शब्दों को या उन्हीं चीज़ों को डाला गया है जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं, चलन बना हुआ, ट्रेंड बना है। सर, वर्ड पावर में बड़ी समस्या बच्चों के पास, चलिए लेक्सिकन तो जैसे वो खुद से भी पढ़ सकता है, लेकिन याद कैसे करे इज अ प्रॉब्लम। सर एक्चुअली होता क्या है कि जैसे हमें लोग याद करते थे स्टार्टिंग में, तो कोई चीज़ रटते हैं तो अगर वो चीज़ें ज़्यादातर दिन तक हमारे टच में नहीं आई तो भूल जाती हैं। अब उसके लिए होना क्या चाहिए कि हम लोग यहाँ पे वर्ड पावर को क्लासरूम में निमोनिक्स के माध्यम से, रूट वर्ड्स के माध्यम से, अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल सेंटेंस को मर्ज करके सिखवाते हैं कि कई बार ऐसे शब्द होते हैं जो सर एडजेक्टिव की तरफ यूज हो जाते हैं, कई बार नाउन की तरफ यूज हो जाते हैं, आवश्यकता पड़े तो हम वर्ब की तरफ यूज कर सकते हैं। ये चीज़ संभव तभी है कि जब बच्चा क्लास में आता है तो उसको हम प्रॉपर तरीके से गाइड करें।
तो इसकी अप्रोच जो है 3 महीने में आप तभी डेवलप कर सकते हैं। आप आएँ यहाँ ज्वाइन करें, और 3 महीने को सिर्फ कहने के लिए है, लेकिन हम लोग 6 महीना वाला काम करें। हाँ, क्योंकि उसमें 8 लेक्चर हम डेली देते हैं। हाँ, तो डेली देते हैं, तो वो 3 महीने में हम लोग कवर कर रहे हैं, लेकिन यही चीज को हम लोग 6 महीने में कवर करते हैं। तो एक प्रकार से कहा जाए तो आपको प्रेशर भी दिया जाएगा पढ़ने के लिए, कहीं भी भटकाव नहीं आना चाहिए। थैंक यू अजय सर, वेरी थैंक यू। अब हम चलते हैं जीईटी के अगले बड़े सेक्शन हिस्ट्री पॉलिटी, जिसके लिए हमारे साथ बैठे हैं अभिषेक सर। ये आपको बताएंगे कि इतिहास जैसे विस्तृत विषय, और बहुत बार पीसीएम बैकग्राउंड का बच्चा जो कहता है कि इतिहास उसका वीक है क्योंकि वो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का है ही नहीं। संयोग की बात कहिए, हमारे अभिषेक सर खुद भी पीसीएम बैकग्राउंड के ही हैं, ही इज अ बीटेक, तो ही इज इन द कंडीशन टू लेट यू नो कि कैसे एक पीसीएम बैकग्राउंड का बच्चा ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में भी एक्सेल कर सकता है। अभिषेक सर जी, तो सबसे पहली बात तो देखिए, अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो एक बात मुझे याद आती है, और निजामुद्दीन औलिया साहब ने कहा था, निजामुद्दीन औलिया जी जी, हुजूर दिल्ली दूरस्थ थे, और दिल्ली इतनी भी दूर नहीं है कि आप कवर न कर पाएं। जी, इंसिडेंट हो जाता है तुगलकाबाद में और वो जान गंवा बैठते हैं गयासुद्दीन तुगलक साहब। तो औलिया साहब का ये स्टेटमेंट हमारे ऊपर भी लागू होता है। कोई चीज़ इतनी आसान तो है नहीं कि हम बहुत ज़्यादा उस आसानी से उसको प्राप्त कर लें, इतनी टफ भी नहीं है, क्योंकि हमारे आप सबके ही बीच में से उसको कोई फाइंड आउट कर पाता है, प्राप्त करता है। अभी जैसे कि एनडीए के रिजल्ट्स आए तो उसमें हम लोगों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, और आप समझिए सेम स्टूडेंट्स ऐसे रहे हैं 4-5 जो कि नेवी एसएसआर में भी क्वालिफाइड हुए हैं और एनडीए में भी क्वालिफाई हुए हैं। तो बड़ा प्राउड मोमेंट होता है कि जिस बैच में एज ए टीचर आप जाएं और दोनों में बच्चा सिलेक्शन लिया रहो, तो अपने तौर से मतलब कुछ और इवन सर एयरफोर्स का रिजल्ट नहीं आया, अदरवाइज आपके बैचेस के कुछ बच्चे तो निश्चित रूप से तीनों में निकाल। काफ़ी मतलब बच्चे इससे दुखी भी हैं, और उनकी तरफ से जो भी इनिशिएटिव लेना होता है मेजर कल्सी परिवार ने लिया। और काफ़ी हम लोगों ने हैशटैग्स भी चलाए कंटिन्यूसली 12 घंटे, उसमें सौरभ सर आपकी मतलब सबके गले भी बैठ गए, इवन दो जैन सर के भी, मतलब सबने काफ़ी मेहनत करी। और भाई देखिए, वो गवर्नमेंट है तो जो डिसीजन होगा उसको हम सबको एक्सेप्ट करना है। अब आइए अपने टॉपिक की बात करते हैं। हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट ना सर हम सोच लेते हैं, और सबसे बड़ी बात हम किसी चीज़ को पढ़ें या ना पढ़ें, जैसे एक आप क्या करें 3000 पेज की किताब अपने सामने खोल लें, और एक आप क्या करें उसी 3000 को किताब को 10 भागों में डिवाइड कर लें नंबर ऑफ पेजेस में, तो बहुत अच्छा लगेगा कि जो आप 3000 वाली किताब 3000 पेजों के एक साथ रख करके पढ़ रहे थे, अब वही किताब को आपने उसने क्या किया, टुकड़ों में पढ़ना था। तो इतिहास तो सोच करके लगता है कि पता नहीं कि इतिहास कहाँ से कब से पढ़ना है। पढ़ना तभी से है आपको जब से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसका रिलेवेंसी हो, रिलेशन हो। मतलब आपको वो चीज़ें नहीं पढ़नी है जो आपके एग्जाम में नहीं आती। अब अच्छा, एग्जाम में आता है क्या, नहीं आता, इसके लिए मेजर कल्सी की जो बुक्स है उसको आप प्रेफर करिए, आपको डिक्टोड चीज़ें वही मिलेंगी जो प्रीवियसली 8 to 9 ईयर्स, इवन तो हमारा इंस्टीट्यूट लगभग 13 to 14 ईयर्स से एस्टेब्लिश हो चुका, जो 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है वो आपको सार मिलेगा सारे टीचर्स का। मेरे से पहले के भी जो टीचर्स रहे होंगे, मेरा जो 4 सालों का यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा है वो भी, लगभग इसके पहले का जो एकेडमिक एक्सपीरियंस आफ्टर बीटेक के बाद 6 से 8 साल का रहा, वो पूरा उसमें निचोड़ मिलेगा। तो मैं कह रहा हूँ 3 महीने क्यों, वाई वी चूजन, क्योंकि नंबर ऑफ क्लासेस आपकी बढ़ जाएंगी। नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ जाएंगे, इसका मतलब यह है कि हम लोगों का एफर्ट आपके साथ बढ़ जाएगा। अब हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है ना सर 6 महीने वाला हम बैच बताएं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन यही है कि आप क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं और 3 महीने में वो सारी चीजें गेट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, आपको हमारे प्रीमाइसेस में 6 to 7 आवर्स देने होंगे। भैया 6 घंटे क्लास करिए और 1 घंटे जो पढ़े आप पूरा 6 घंटों में, उसके लिए डाउट काउंटर्स बने। इवन दो हमेशा हमारे यहाँ के जो डाउट काउंटर्स में 6-7 फैकल्टीज बैठे रहते हैं, तो आप अपना डाउट क्लियर कर लिए। 7 घंटे कंटिन्यूसली आप यहाँ पे सर दे रहे हैं, और इसके बाद 2-4 घंटे घर पे, अगर पर डे 11 to 12 आवर्स आप। सबसे बड़ी बात यह है कि हम चीज़ों को सोच लेते हैं। अब जैसे मैं बात करता हूँ हिस्ट्री में, हमारे यहाँ क्या है, विगत वर्षों से देखा जा रहा है कि एंशिएंट मिडवल का वेटेज कम हुआ है, लेकिन इसके पिछले साल के पेपर में आ गया था एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन। तो आप ये नहीं कह सकते कि स्किप करना है, लेकिन हाँ थोड़ी सी अब आपको अपने जो लेवल है पढ़ाई करने का, स्ट्रेटजी है, उसमें चेंज करना होगा। सर इस बात पर थोड़ा प्रकाश डालें कि हिस्ट्री पॉलिटी जैसे वाइड सब्जेक्ट्स जी 3 महीने के छोटे पीरियड में कैसे आप बैच में कंप्लीट करवा पाएंगे ताकि बच्चा सेलेक्ट हो पाए। तो फर्दर अगर हम बात करते हैं इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लें, तो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री से नंबर ऑफ क्वेश्चन ईच एंड एवरी ईयर। इस साल की मैं बात करता हूं तो नंबर ऑफ जो क्वेश्चन रहे हमारे पास वो टोटल 20 है। 11 क्वेश्चन सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से आए टोटल। अगर हम बात करते हैं उसमें से 2 ये आप 21 के फर्स्ट एग्जाम की बात कर रहे हैं, अभी की बात मैं सेकंड एग्जाम की बता रहा हूँ। टोटल 20 क्वेश्चंस थे सर, 11 हिस्ट्री से ले लें और 9 पॉलिटी से, जहां पॉलिटी पहले 4 to 6 क्वेश्चंस आया करता था, अब उसकी वेटेज बढ़ गई है, वेटेज बढ़ गई। और जो भी इस बार क्वेश्चंस आए थे सर
बेसिक जो प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, यूनियन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जिस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे विगत वर्षों में, उन्हीं टॉपिक्स को अप्रोच किया गया, इससे बियॉन्ड नहीं गया। तो एक हमारे पास तो आइडिया बेसिक तो है ही है सर ना, कि हम 3 महीने के लिए जब आ रहे हैं तो हमको कुछ सिलेक्टेड पढ़ना है और हमको अदर बच्चों से जो प्रीवियसली 1 ईयर या 6 मंथ से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा अलग करना और मेहनत ज़्यादा करनी होगी। तो इसलिए तो उनकी मेहनत के लिए हम लोगों ने नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ा दी। अब इन बच्चों को हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना जी है। बिल्कुल। ऑलराइट, थैंक यू अभिषेक सर। अब हम चलते हैं जीएटी के और बड़े सेक्शन जियोग्राफी की तरफ। जियोग्राफी एक ऐसा सेक्शन है जिसमें करंट के भी कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड हो जाते हैं। हर बार की तरह जेएन सर हमारे साथ हैं जो आपको बताएंगे 3 महीने के पीरियड में जियोग्राफी जैसे वाइड सब्जेक्ट को कैसे कट शॉर्ट करके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की जा सकती है। जेएन सर जी, सबसे पहले मैं डॉक्टर गौरव अग्रवाल जी को बेटा धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो एक विशेषज्ञ टीम के द्वारा आपके सामने फॉर्म आते ही शीघ्र आपके पास पहुंचा रहे हैं भावना या संदेश कि आप जहां भी हों शीघ्र आइए, आप जुड़िए। अब आपके पास कोई समय नहीं है। और दूसरा, हम आप सभी लोगों से बेटा जय हिंद कहना चाहता हूं। और तीसरी बात है कि इस कम समय में आप शीघ्र भाग आएँ मेजर कलसी क्लासेस, कारण कि अभी जो एग्ज़ाम हुआ आप देखे हैं कि जो हमारा जियोग्राफी का सिलेबस है, यूनिवर्स से एक प्रश्न आप पूछा जाता है, यहाँ इंटरनल ऑफ स्ट्रक्चर्स पूछा जा रहा, लिथोस्फीयर से पूछा जा रहा है, मैपिंग से पूछा जा रहा है, और जैसे पोजीशन ऑफ इंडिया और मिनरल से सारे के सारे प्रश्न लगातार आ रहे हैं। इसकी तैयारी के लिए और हमें जहाँ तक लगता है अगर आप यहाँ आ जाते हैं शीघ्र तो क्लासरूम में हम लोग ट्रिकियल स्टडी कराते हैं। अब आपके दिमाग में बेटा चल रहा होगा कि आखिर ट्रिक क्या होता है, तो एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न हमेशा से आ रहा, कम से कम आज से 4-5 एग्जाम में लगातार आया है, जो भारत के पड़ोसी राज्य हैं या पड़ोसी देश हैं, तो इनकी सीमा किससे टच करती है और किससे टच नहीं करती। तो आपको क्लास में पहुंचते ही हम पहले दिन ही यह ट्रिक बता देंगे कि आशिक आप हैं, आशिक आप हैं। इट मीन्स बेटा आ से अरुणाचल प्रदेश एवं सी से सिक्किम, आप से हो गया आपका असम और पा से पश्चिम बंगाल। तो ये क्या बता रहा कि आखिर वो कौन से भारतीय राज्य हैं जो भूटान की सीमा से टच कर रहे हैं। तो इसी ढंग तो भूटान की सीमा से टच करने वाले राज्य हो गए सर आशिक आप हैं। जी पिछली बार भी आया था, बारंबार आ रहा। और अभी आप अपने बच्चों को पढ़ा भेजे थे कि जो है जो ग्रहों से आए आकार के आधार पर पूछा गया निम्न में सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो ये हर बच्चा जानता सबसे बड़ा जुपिटर है, लेकिन उसका नाम यूपीएससी है, जो हम किसी क्लासरूम में केवल पढ़ाते हैं कि आखिर चाहे वो जहाँ से आकार के आधार पर पूछे। एक बहुत बेहतरीन इन लोगों के लिए ट्रिक है कि बीएस से बीपी, शुक्र से मकबूल, अर्थात ये ग्रहों का इंसाइज अर्थात डिक्रीजिंग आर्डर हुआ करता बेटा। तो ऐसी चीज़ों को अगर आपको पाना है तो आप जल्द से जल्द आएँ, आपके पास समय नहीं है, फॉर्म भरते ही यहाँ आप अटेंड हो जाएं। और दूसरी बात यह है कि इकोनॉमी की बात किया जाए तो वहाँ से 1 या 2 प्रश्न बनते हैं। अब सौभाग्य का या दुर्भाग्य इस बार नहीं आएगा। जहाँ तक करंट की बात है, आप फेमस पर्सनालिटीज पढ़ लीजिए एवं डिफेंस से संबंधित जो अभियान हुआ करते हैं और कुछ बुक्स पढ़ लीजिए, तो निसंदेह आपका कवर हो जाएगा। लेकिन जियोग्राफी और उसकी मैपिंग के लिए कम से कम 2 से 2.5 महीने हमारे क्लासरूम में आपको बच्चों प्रेजेंट रहना होगा। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू जेएन सर। अब आते हैं हम अपने साइंस के बचे हुए सेक्शन केमिस्ट्री बायोलॉजी की तरफ। पीसीएम बैकग्राउंड के बच्चे केमिस्ट्री बायोलॉजी को थोड़ा सा ग्रांटेड लेते हैं, जबकि केमिस्ट्री बायोलॉजी 100 नंबर के लिए जिम्मेदार होती है, फिजिक्स के इक्विवेलेंट होती है। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है कि बच्चे केमिस्ट्री बायोलॉजी में थोड़ा सा फोकस्ड स्टडी बेटर अप्रोच के साथ अगर पढ़ें तो कम से कम 75-80 नंबर वो इसमें श्योर कर सकते हैं। ज्योति मैम। जी सर, जय हिंद स्टूडेंट्स और थैंक यू सर। बात यह है कि अगर हम केमिस्ट्री बायोलॉजी की बात करें तो इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पीसीएम बैकग्राउंड से हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नहीं हैं। सही बात है, एनडीए में आर्मी के थ्रू आर्मी में जाने वाला बच्चा कॉमर्स बैकग्राउंड का भी हो सकता है, जो ऑलरेडी केमिस्ट्री बायोलॉजी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो बच्चों को ग्रांटेड लेते हैं और वो ये सोचते हैं कि भाई हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वो सब फोकस ही नहीं करते। जो नहीं पढ़ चुके वो ये सोचते हैं कि भाई पढ़कर भी नहीं होगा तो पढ़ने से क्या फ़ायदा।
तो वो इसका जो मार्किंग है मतलब 100 मार्क्स है जो कि एक मेजर पोर्शन ऑब्वियसली कवर करता है, तो इसको वो ऐसे ही नेग्लेक्ट कर देते हैं। द थिंग इज़ कि जो बच्चे ऑलरेडी 11th-12th में या 9th-10th के अंदर साइंस पढ़ चुके हैं, तो उन्होंने जो 9th, 10th, 11th, 12th के अंदर CBSE के अकॉर्डिंग पढ़ी होगी, अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ी होगी, उसमें जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो अलग होता है। NDA केमिस्ट्री बायोलॉजी से जो क्वेश्चन पूछती है वो एक अलग लेवल पर क्वेश्चन पूछती है। साथ ही कुछ ऐसे मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं जो केमिस्ट्री बायोलॉजी से बनते हैं, जो हमेशा ही बनते हैं और वो बुक में उतना फोकस के साथ नहीं दिए हुए थे। हम अपने क्लासरूम स्टडी जब करवाते हैं तो बच्चों को ये बताते हैं कि भाई ये पोर्शन आपका है। जैसे हम कहते हैं कि NDA से अगर 11th क्लास से बात किया तो 11th क्लास में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि 9th-10th का सिलेबस आता है कि 11वीं-12वीं का सिलेबस आता है उसमें। तो हम बताते हैं उनको कि भाई 11वीं-12वीं में ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी किताब आ जाती है, आपको पता होना चाहिए कि उसमें से कितना आता है। तो 11वीं क्लास में से केवल 6 चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और उस 6 चैप्टर में भी बहुत ही फिल्टर्ड जो आपके पोर्शन है वो केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं। यही एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है मैम। केमिस्ट्री बायोलॉजी 2 सब्जेक्ट्स हैं जी। और एक तरीके से पूरी ही NCERT सिलेबस होती है। हाँ। लेकिन पूरी NCERT के 2 सब्जेक्ट्स को 3 महीने में कवर करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो जैसा कि आपने कहा कि केवल वो 6 चैप्टर हैं जो यहाँ आते हैं, तो ये बताएं इस 3 महीने के पोर्शन में, मतलब 3 महीने के लेक्चर के दौरान पीरियड्स में कैसे केमिस्ट्री और बायोलॉजी कवर किए जा सकते हैं 11th और 12th लेवल के? सर 11th और 12th एक तो पूरी कवर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ selected portion उसमें से। 11th-12th के अंदर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन होता है जो कि मेजर पोर्शन है, जो बच्चे हमेशा उसके लिए हमेशा चिंतित रहते हैं कि NDA के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। NDA के पॉइंट ऑफ व्यू से सर वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 11th-12th में बच्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पढ़ता है, बहुत अच्छे से पढ़ता है, और उसको ऐसा लगता है अगर उसने नहीं देखा है NDA के प्रीवियस ईयर नहीं देखे हैं, या फिर उसने NDA की जो स्ट्रेटेजी है वो नहीं देखी है, तो वो ऑर्गेनिक पर ज़्यादा फोकस करता है, न्यूमेरिकल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। While in reality वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो सर वो सब चीज़ें आती ही नहीं है यहाँ पर। अगर मैं उन मेजर जैसे हम लोग बात करते हैं नॉर्मली सॉलिड स्टेट की बात करते हैं, केमिस्ट्री का 12th का फर्स्ट चैप्टर है, उसके अंदर एक बहुत ही छोटा सा पोर्शन है मेटेलिक बॉन्ड्स के बारे में, ग्रेफाइट्स के बारे में, कार्बन के बारे में, बस उतना सा पोर्शन है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है NDA के लिए। तो एक पूरे चैप्टर में से कितना सा पोर्शन हमें निकालना है वो आपको क्लासरूम में बहुत अच्छे से पता चलता है। साथ ही क्लासरूम स्टडी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कुछ है, जैसे पीरियडिक टेबल की मैं बात करूँ सर, तो पीरियडिक टेबल में बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या पूरी की पूरी पीरियडिक टेबल याद कर लेनी है, क्योंकि ऑब्वियसली चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है आपका पीरियडिक टेबल, लेकिन याद क्या करना है। तो पीरियडिक टेबल के अंदर क्या होता है कि लिक्विड क्या है, गैसेस कौन सी हैं, सॉलिड कौन से हैं, नॉन मेटल कौन से हैं, मेटलाइट कौन से हैं, केवल ये चीज़ें याद करनी है, वो भी ट्रिक्स के साथ कि आप कैसे याद कर लोगे। अच्छा मैम, इसमें भी ट्रिक्स होती हैं? जी बिल्कुल सर, इसके अंदर भी ट्रिक्स हैं, तो आप ट्रिक्स के साथ इनको याद कर सकते हैं। जस्ट इन 5 मिनट यू कैन रिमेंबर होल पीरियडिक टेबल। तो बच्चे को समझना आना चाहिए, इसलिए घर पे बैठकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम लोग आराम से अपने आप ही स्टडी कर लेंगे केमिस्ट्री बायोलॉजी की, या फिर इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो पहली चीज़ तो ये कि 100 नंबर कम नहीं होते, और दूसरी बात ये कि अपने आप स्टडी में आप नहीं समझ पाओगे कभी भी कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जी सर। मैम, तो मैम कहने का ये मतलब है कि अगर 3 महीने के लिए कैंडिडेट आपके पास आता है तो आप इस बात को एश्योर करती हैं कि 3 महीने की टीचिंग के बाद केमिस्ट्री बायोलॉजी के सेक्शन में जो 100 नंबर के सवाल आएंगे, बच्चा अगर मेहनत करता है तो 75-80 तक स्कोर कर सकता है। सर मैं तो कहूँगी 100 तक स्कोर कर सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर जो है 3 महीने के अंदर सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाएंगे सर, वो रिवीजन उसका हो जाएगा उसके अंदर। जस्ट मतलब 1.5 महीना उसको चाहिए दोनों सिलेबस कंप्लीट करने में। मतलब अगर 3 महीने की बात की जाए तो केमिस्ट्री को और बायोलॉजी को हम 2 बार खत्म कर सकते हैं यहाँ पर, तो 100 मार्क्स लेकर आना इज नॉट अ बिग डील। तो विद रिवीजन और विद प्रैक्टिस हो जाएगा। यस सर। तो बच्चों NDA जैसे लो स्कोरिंग एग्जाम में से हो सकता है केमिस्ट्री बायोलॉजी का जो सेक्शन है वो उसकी USP साबित हो जाए। आफ्टर ऑल जो कट ऑफ बनेगी वो पूरे GAT की एक साथ बनेगी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफिक, इकोनॉमिक, करंट अफेयर सब 8 विषय मिलाकर आएंगे 400 नंबर के। और अगर जैसा कि मैम कह रही हैं केमिस्ट्री बायोलॉजी में अगर आप 85-90 तक स्कोर कर लेते हैं तो भाई 400 नंबर की कट ऑफ तो वैसे ही क्लियर हो गई। फिर बाकी जो एक्स्ट्रा मार्क्स आएंगे वो आपको मेरिट में इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सर्स। ये डिस्कशन था बच्चों आपके 3 महीने की स्ट्रेटेजी के लिए। 3 महीने का एक पैनाशिया प्लान हमारे पास है जो आपको आपके एग्जाम में सफलता दिलाने की गारंटी लेगा। यदि इस वीडियो से संबंधित, आपकी सिलेबस से संबंधित, आपकी पढ़ाई से संबंधित किसी भी प्रकार का डाउट किसी भी सब्जेक्ट का आपके पास है तो निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमारी एक्सपर्ट टीम आपको उस बात का जवाब देगी।